समझे कैसे कि यहाँ पे इफ एल्स लगेगा या नेस्टेड इफ लगेगा या इफ एल्स इफ लगेगा, लाइक कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। सी दैट एकदम ऑनेस्टली अगर बोले तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ पाएगा आपको। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आइडिया क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है। अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, आई थिंक नेस्टेड इफ के थ्रू या इफ एल्स इफ के थ्रू, इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है आपके लिए, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। आई थिंक हम लोगों ने स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स हम लोगों ने चेक किया होगा लास्ट क्लास में। तो क्या हम लोगों ने उस प्रोग्राम को इफ एल्स इफ से बनाया था? हाँ सर, एक्चुअली ना वो आपने प्रोग्राम क्लास एंड होते वक्त बताया था और आपने कहा था कि ट्राई करने को। ओके, सो ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करते हैं। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर। So I'm repeating the question once again. The question states that you have to write a program to input three numbers and इन तीनों में बड़ा या छोटा जो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कौन सा है उसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। Okay, I hope so my code window is visible. यस सर। Yes, sir. Now the question is write a program to input three numbers Okay, so this is the question. Let's try to solve this one. इस जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरीफाई और वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी रिक्वायर। वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए होगा, ठीक है ना। तो एक तो इनपुट लेने के लिए हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इनपुट लेने के लिए होते हैं। कुछ वेरिएबल्स हमारे प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इन दिस एग्जांपल और इन दिस क्वेश्चन वी ओनली रिक्वायर थ्री वेरिएबल्स ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप। ओके, नाउ so we'll start with this point. We'll consider int because वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं बोला है, नंबर टाइप न्यूमेरिक टाइप का बोला है, डेटा टाइप के लिए, तो हम int से स्टार्ट कर लेंगे। int x, y, z, three variables. Now then what we'll do, इसको हम कमेंट लाइन में डालते हैं। printf input three numbers and backslash n for new line. scanf three numbers है of integer type, so we'll use percentage d, percentage d, percentage d. We'll give comma ampersand means address of x comma address of y comma address of z with semicolon. Right. आई होप सो यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉमा सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं, कहाँ परसेंटेज डी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। एनीवन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, फील फ्री टू आस्क। ओके, सो हम लोग ने इनपुट कर लिए तीन नंबर्स। नाउ देन कम्स द कंडीशन पार्ट। कंडीशंस कैसे चुनेंगे, इजंट इट। सो आप खुद से अगर पेन पेपर लेकर के बैठोगे, एक्स वाई जेड का तीन वैल्यूज इमेजिन कर लो, लिख लो।
तीनों में छोटा कौन है वो हमको चेक करना है। लेट अस टेक एन अजम्पशन कि हम लोग सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं अभी कि x का वैल्यू अभी 12 है, y का वैल्यू 8 है एंड z का वैल्यू इज लेट्स से 17। अगर एक्सक्यूज मी, अगर हम ये नंबर्स ले रहे हैं एज इनपुट देन डेफिनेटली इट शुड रिफ्लेक्ट दैट y इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इजंट इट? अगेन इसी तरह से हम आप रैंडमली कुछ भी वैल्यूज x y z का लेते हो जो कि तीनों डिफरेंट हो, माइंडेड तीनों डिफरेंट होना चाहिए अभी फिलहाल, तो उसमें से स्मॉलेस्ट जो है वो दिखा देना चाहिए। नाउ क्राइटेरिया क्या है? आई विल स्टार्ट विद x, ओके, x से स्टार्ट करेंगे। आई विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ x विद y, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, z से भी कंपेयर कर देंगे। बिकॉज अगर x y से छोटा है देन आई नीड टू आल्सो कंफर्म दैट x z से भी छोटा है या नहीं। अगर तीनों में x सबसे छोटा है देन वो आउटपुट रिफ्लेक्ट करेगा दैट x इज स्मॉलेस्ट। बट अगर ये बात गलत साबित होती है, जो कि इन दिस केस x इज नॉट लेस देन y, तो पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम y की कंडीशन को चेक करेंगे, क्या y छोटा है x से और y छोटा है z से। इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। So we'll start with if x is less than y, if x is less than y, then I need to also check if x is less than z or not. If both the conditions are true, x is smallest. Okay. Now, if you see here, I have used nested if. Okay. So, एक बात के सही साबित होने के लिए हमको मल्टीपल कंडीशंस को वेरीफाई करना पड़ा, और अगर ये मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होते हैं देन ओनली इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट। बात बहुत सिंपल सी है। बट अगेन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, लेट्स से कि अगर मेरा पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कहाँ जाएगा? सी द कॉम्प्लिकेशन जो हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कॉम्प्लिकेशन होता है नेस्टेड इफ में कि सर अगर इस इफ का एल्स बनाते हैं तो क्या इस इफ का भी एल्स बनेगा? क्या ये मैंडेटरी है कि इस इफ का एल्स बने? और अगर दोनों ही इफ का हम एल्स बना रहे हैं तो क्या दोनों में सेम बात लिखा जाएगा या अलग अलग बात? सो नेस्टेड इफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है आपको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। जैसे क्वेश्चन यहाँ मुझे पूछ रहा है तो उसके हिसाब से ही ये इफ का एल्स प्लांट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों इफ का एल्स हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि दोनों ही इफ का अगर आप एल्स बना भी रहे हो तो दोनों सेम बात बताती हो। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। नाउ I'll make it quite simple कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो else if, अब हम लोग बिल्ड क्या कर रहे हैं कि चलो x तो सबसे छोटा नहीं था, लेट्स ट्राई दिस फॉर y कि क्या y सबसे छोटा है। else if y is less than x, and again if y is less than z. Okay, so if these two conditions are true, we'll print y is smallest. Okay. अब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने तो x और y का बना लिया। अब अगर x और y दोनों ही फॉल्स हो जाता है कि x भी छोटा नहीं y भी छोटा नहीं है,
तो जाहिर सा बात है तीनों में एक लास्ट z ही बचता है, तो उसके लिए कंडीशन नहीं देकर के आप सीधे एल्स लिख करके खत्म कर दो, है ना। ये बात बहुत सिंपल सी लगती है कि जब तीन में से दो अगर फॉल्स हो गए, पहले वाले x भी छोटा नहीं है y या x सबसे छोटा नहीं है और y भी सबसे छोटा नहीं, तो जाहिर सी बात है z सबसे छोटा हो सकता है, तो उसका हम सिर्फ एल्स लिख करके टर्मिनेट कर सकते हैं। z इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, एक्स वाई जेड इज, तो इसमें से हम लोग अब आओ रन करके देखते हैं इसे कि क्या हम लोग सही बिल्डअप किए भी हैं या नहीं। ओके ओके, स्क्रीन हैज फ्रोजन अप, देखते हैं अगर रन कर जाए तो। सी अगर इसके लॉजिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, why have I selected else over here, और इसके लिए हम लोग if या else if क्यों नहीं चला दी तीसरे वाले के लिए। एक्चुअलिटी में हम लोग को तीनों को ही टेस्ट कर लेना चाहिए था। वाई बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बोला था प्रोग्राम लिखने के टाइम में कि एक्स वाई और जेड का हम लोग 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब कोई भी दो वैल्यूज या तीनों वैल्यूज सेम नहीं होगा, एक्स का अलग, वाई का अलग और जेड का अलग वैल्यूज होना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द 3 वैल्यूज आर सेम, या फिर कोई दो वैल्यूज सेम होंगे लेकिन दोनों छोटे होंगे, लाइक 10 10 एंड 12, तब इसमें से कौन सा प्रिंट करे, ठीक है ना, कौन सा प्रिंट करे। तो ये छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है जो कि स्टूडेंट्स या फिर इनफैक्ट हम लोग कई बार लिखने टाइम या बोलने टाइम स्किप भी कर जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू सी लाइन नंबर 24, okay, if you see line number 24, it asks else if y is less than x. Okay, let us believe that y is 10 and x is 12. Okay, हम लोग एक assumption ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू कर देगा। लेकिन अगर यहीं पे हम x और y का दोनों का वैल्यू 10 ले लेते हैं या सेम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों के वैल्यूज को हम सेम कर देते हैं, तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपने वहां पे कंडीशन लिखा क्या है, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ लेस देन का साइन डाल रहे हैं, तो इक्वालिटी वो चेक नहीं करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से वो फॉल्स दिखा देगा। लेकिन अगर लेकिन अगर हम वहां पे लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू साइन डाल देते,
देन डेफिनेटली वहां पे वो ट्रू कर जाता है उस बात को कि चलो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। ओके सो बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाकर के ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि शुड आई सेलेक्ट लेस देन और शुड आई सेलेक्ट लेस देन इक्वल टू। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में और आगे आने वाले सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस चीज पे बहुत स्ट्रेस देकर के दोनों को सेपरेट एंटिटी बताया गया है कि लेस देन इज सेपरेट एंटिटी एंड लेस देन इक्वल टू इज आल्सो सेपरेट एंटिटी। ओके सो विल मूव फॉरवर्ड। ये अभी सिस्टम मेरा रिकवर कर रहा है। I'll give you one question, okay? Try to listen carefully and try to find out the uh, points that are valid. Before that, I'll share one thing with you all. Just hold on. Okay, I have shared one topic with ma'am. मैम तुम लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रही है। जस्ट ट्राई टू सी दैट पॉइंट। आई हैव गिवन यू अ रेफरेंस। मैम सबको मिल गया क्या? नो सर, अभी तक नहीं मिला। ओके ये हम रेफरेंस के लिए दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन अगर बना करके दिया जाए और उसको, या ये क्वेश्चन ही है एक तरह का जिसको इस तरह से फ्रेम किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स। इसके बेसिस पे हम लोग को प्रोग्राम बनाना है। सो एक तरह का इट सीम्स लाइक एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम किसी शॉप से, किराना स्टोर से हम कुछ आइटम्स खरीद रहे हैं, तो लेट्स से कि आई गो टू रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस स्मार्ट, और वहां पे हम टूथपेस्ट लेने गए या सोप लेने गए, तो उसके वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, इजंट इट? और हर एक का अपना साइज के हिसाब से कॉस्ट भी रहता है। तो आप इसमें से कोई एक पिक कर रहे हो, कोई दो पिक कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी आप सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आप पिक कर रहे हो। सो वो एक प्रोग्राम हम लोग को इस तरह से फ्रेम करना है कि लोग या यूजर जो जो चीज पिक कर रहा है, कितने क्वांटिटी का है, वो पहले से हम लोग फिक्स करके रखे हैं। यूजर को बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट पिक कर रहा है और कितना प्रोडक्ट पिक कर रहा है। अगर ये दो बात यूजर अगर सिस्टम को फीड कर दे तो एक बिल जनरेट करके हम लोग को दे सकता है। और बिल में जैसे हम लोग आज के टाइम में देखते हैं कि यूजर ने क्या क्या कितने क्वांटिटी में लिया है। सो लेट्स से कि हम लोग सोप ले लेते हैं, सो विम बार लिए 4, लक्स लिए 2, इस तरह से। तो वो क्वांटिटी विथ कमोडिटी एंड टोटल बिल, इस तरह से एक बिल जनरेट करना है और उसके लिए हम लोग को एक प्रोग्राम फ्रेम करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का लॉजिक हम लोग को क्या स्विच से लगाना पड़ेगा, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ कौन सा रहेगा ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, now coming back to this question, let's try to rerun this program. Okay, input 3 numbers. So let's just give, we'll start with x as smallest.
ओके, सो प्रोग्राम सही सही काम कर रहा है एटलीस्ट फॉर द रेफरेंस कि x जब सबसे छोटा था. लेट्स रीरन दिस प्रोग्राम फॉर y. फाइन, वेरी गुड. लास्टली इसको रन कर लेते हैं. सी, z के लिए कुछ शो नहीं कर रहा है. ठीक है, आई थिंक सभी ने आउटपुट देख लिया है. यस सर. लेट्स गो बैक टू द कोड वंस अगेन. ठीक, आप कोड ध्यान से देख लो. इफ पॉसिबल आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि वो z के लिए स्मॉलेस्ट नहीं शो कर रहा है. एनी आइडिया? हम लोगों ने वैल्यूज क्या क्या कंसीडर किया? 12, 11 एंड 1. प्लीज याद रखिएगा 12, 11 एंड 1. ओके, सो लॉजिक पे आते हैं हम लोग. ठीक है, विल स्टार्ट विद दिस पार्ट. 12, 11 एंड 1 वी हैव कंसीडर्ड. I'll write it somewhere. 12, 11 and 1. ओके, सो इसने सबसे पहले पूछा क्या x छोटा है y से. दिस पार्ट नो, द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. x इज नॉट लेस देन y. क्योंकि ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो कहां चला जाएगा? इट विल स्किप ऑल दीज पार्ट्स. ये इफ का बॉडी को पूरा स्किप करके लाइन नंबर 24 में आ गया. अब फिर पूछ रहा है क्या y छोटा है x से. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा प्रॉब्लम क्या. पूछ रहा है क्या y छोटा है x से. हाँ, y तो छोटा है x से, बात सही है. 11 इज लेस देन 12. तो अंदर आया बॉडी के अंदर. अब यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होना चाहिए था. अंदर में एक और कंडीशन मिल गया. क्या y छोटा है z से भी. क्या y छोटा है z से भी. सी, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू. है ना, y छोटा नहीं है z से. So this condition is not true. This is rather false. क्योंकि ये if वाला हिस्सा false हो गया तो कहाँ जाता? उसके else में जाता. But if you see the program, we don't have the else of that if part. इस if का हमने else नहीं बनाया. अब अगर इसका else है ही नहीं और ये कंडीशन अगर मेरा false हो जाता है तो कहाँ जाता? इसके else में जाता, बट इसका else नहीं है तो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा. और क्योंकि ये else इस if को बिलोंग करता था. ठीक है, else इस if को बिलोंग करता था तो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि भाई ये तो कंडीशन ट्रू था हमारा. अब अगर ये if ट्रू है तो डेफिनेटली हम उसके else में तो नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया? वी मिस्ड आउट ऑन द else पार्ट ऑफ दिस if कंडीशन. समझ में आई बात? एनीवन? यस सर. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इस else को फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं. ओके, तो हमको रिपीट करना पड़ रहा है एक क्राइटेरिया कि z अगर सबसे छोटा होगा तो उसके लिए दोनों कंडीशन ये दो बार उसको हमको टेस्टिफाई करना पड़ रहा है कि अगर हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाए देन डेफिनेटली एल्स ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है और इनर में कंडीशन में आता है और ये फॉल्स हो जाए, बिकॉज हमारे पास दो कंडीशन है ना, एक आउटर इफ है और एक इनर इफ है. दोनों ही टेस्टिफाई करना पड़ता है. फिर आते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं. So 12, 11 and 1. Isn't it? देखो, Z is smallest. Trust me, I have seen so many copies. जब हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को ये परफॉर्म करने के लिए, it seems like very easy question.
कि अरे ये तो आसानी से बन जाएगा, इफ एल्स एल्स। बट ये छोटा सा ग्लिच है, जब तक आप इसको सिस्टम पे रन करके नहीं देखोगे इट विल नेवर बी ट्रेस्ड आउट। आप तब तक इसको जान ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम कहाँ पे था। अगेन ये तो उस वक्त तक बात सही है जब तक हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, जब तीनों वैल्यूज सेपरेट है, डिफरेंट है, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक द सेम वैल्यूज। सी कोई बता सकते हो अब ये क्यों हो रहा है ऐसे? कोशिश कीजिए कि मैंने तीनों वैल्यू सेम रख लिया, फिर भी वो शो कर रहा है z इज स्मॉलेस्ट। सर शायद यहीं पर ऐसा है जगह कंडीशन हमें चेक नहीं करना है, मतलब छोटा है तो एल्स पार्ट में चला जा रहा है। ओके, z इज स्मॉलेस्ट तो हम लोगों ने दो जगह लिख रखा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। कोई बता सकते हो ये z इज स्मॉलेस्ट आउटपुट में कौन सा प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 37 वाला या 32 वाला? सर कोशिश लास्ट कीजिए। वाला। लास्ट वाला, या राइटली सो। ये लास्ट वाला जो है हमारे पास है, ये एग्जीक्यूट कर जा रहा है। अब इसी में प्रॉब्लम आ गया ना कि सर प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एल्स लगा दिया था, लेकिन जहां हम तीनों वैल्यूज इक्वल ले रहे हैं वो ये एल्स को पकड़ के प्रिंट कर दे रहा है z इज स्मॉलेस्ट। इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करें? तो इसके लिए हमको एक और कंडीशन लेना पड़ेगा कि अगर तीनों वैल्यूज या दोनों वैल्यूज बराबर हो जाते, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, या आप लोग के लिए सोचने के लिए छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें सोच लगाइए कि करना क्या है, कैसे इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं कि इक्वालिटी वाले क्राइटेरिया को भी वो देख करके बोल सके कि ऑल नंबर्स आर इक्वल या नो नंबर इज स्मॉलेस्ट। ओके, सो ये प्रोग्राम तो बन गया इफ एल्स इफ से या नेस्टेड इफ, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाए। यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा लिए, उसके बाद इफ एल्स इफ लगा लिए और उसमें भी नेस्टेड लगा लिए। So we have used a combination of nested if and if else if। इस प्रोग्राम को और छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है। I'll simply delete this much part। अब हम क्या करेंगे, सी प्रोग्राम को छोटा कर देते हैं। if x is less than y x is less than z। अगर ये बात सही है, ट्रू है, तो प्रिंट करो ये हो गया। उसके बाद else if अगर y छोटा है x से एंड ये बन गया हमारा सेम प्रोग्राम। वही प्रोग्राम को हम लोगों ने इतना छोटा कर दिया, जहां हमारा आई थिंक और 8-9 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा था, उसको हम लोगों ने स्किप आउट कर दिया है। सो इसी चीज के बारे में हम लोगों ने शुरू में बात स्टार्ट किया था
कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशंस लगाना है. इफ आई पुट डाउन द सेम वैल्यूज 10 11 so x is smallest and so on, ये क्राइटेरिया सब सही काम कर जाएगा. ठीक है. सो एक ही क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से बना सकते हो. यू हैव टू लुक आउट फॉर द पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव मेड यूज ऑफ लॉजिकल एंड. अगेन इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर जिसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा है स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे लॉजिकल एंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या बोलता है कि इससे पहले ये कंडीशन जो है ये भी ट्रू हो और इसके बाद जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो. दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे ही वो कंडीशन को ट्रू करेगा और अंदर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा. अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी अगर फॉल्स हो जाता है, अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. इसी की जगह अगर हम लोग लॉजिकल और लगा लेते तो क्या करता कि आइदर ये सही हो जाए या ये सही हो जाए, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सही हो जाता तो हम उसको प्रिंट कर देते दैट x इज स्मॉलेस्ट. बट हमें यहाँ पे क्या करना था, स्ट्रिक्ट बाउंडेशन में रहना था कि x शुड बी लेसर देन y एज वेल एज z. ठीक है. आई होप सो माय पॉइंट इज क्लियर. यस सर. Yes, sir. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो इस तरह से आप काफी क्वेश्चंस इमेजिन विजुअलाइज कर सकते हो जहाँ पे कंडीशंस का हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है. आई राइट डाउन फ्यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि आप लोगों के लिए बस रहेगा. राइट अ प्रोग्राम टू input the sides of a triangle and check if it is ठीक है. हमें पता है हम लोग जब ट्रायंगल चेक करते हैं, ट्रायंगल तीन तरह का हमारे पास हो सकता है बेस्ड ऑन साइड्स जो होते हैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स, उनका साइज क्या है. इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, if all sides are different then it is known as scalene triangle. If all sides are equal then it is equilateral triangle, and if any two sides are equal, any two, then it is isosceles triangle. पहला दो आपसे शायद आसानी से बन जाए. All sides are different. ठीक है. Not equal लगा देंगे बन जाएगा. All sides are equal तो इक्वालिटी वाला लगा देंगे ऑपरेटर तो बन जाएगा. बट एनी टू साइड्स आर इक्वल. अब यहाँ पे क्या है, लेट अस से कि x y z आर द टू साइड्स, थ्री साइड्स. देन वी हैव टू चेक क्या x और y बराबर है या x और z बराबर है या y और z बराबर है. ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है हो जाए. लेकिन इस कंडीशन पे हम उसी वक्त पहुंचेंगे जब हम टेस्टिफाई कर चुके होंगे क्या कि x y और z तीनों बराबर नहीं है. तो आप सबसे पहले सबसे बड़े वाले क्राइटेरिया से सेलेक्ट करते हो कि तीनों बराबर है क्या. अगर है तो स्केलिन प्रिंट कर दो. अगर नहीं है, सॉरी, अगर तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल प्रिंट कर दो. अगर नहीं है देन चेक फॉर द वैलिडिटी और इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स. अगर कोई दो साइड्स एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो प्रिंट कर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल. अदरवाइज अगर तीनों साइड बराबर नहीं थे, दोनों साइड बराबर नहीं थे, तो डेफिनेटली वी हैव थ्री डिफरेंट साइड्स, तो उस पर प्रिंट कर देगा वो स्केलिन ट्रायंगल. सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो हम लोग दिए हैं इसको आप लोग सॉल्व करोगे, और अगर रन हो जाता है देन काइंडली शेयर विद अस सो दैट वी कैन सी आपने क्या लॉजिक लगाया.
ओके, सो वी हैव डन विद द इफ एल्स इफ पार्ट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें ये छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिचेस हम लोग पकड़ सकते थे, हमने उसको देखा है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्विच। ओके, नाउ switch statement, it is also known as in some programming languages menu driven programming। आप सभी ने इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग का यूज अपने जिंदगी में एक ना एक बार जरूर देखा है, डेफिनेटली देखा है या सुना है। कोई बता सकते हो कहाँ पे हम लोगों ने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग या स्विच स्टेटमेंट का यूज सुना है या देखा है? एनीवन? आई एम प्रीटी मच श्योर कि डेफिनेटली आप लोगों ने सुना है या देखा है, बिकॉज अभी जो आंसर बताएंगे तो डेफिनेटली विल से कि ओके यस सर वी हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग। एनी गेसेस? नो। आपने कभी कस्टमर केयर को कॉल किया होगा तो वहां पे एक ऑटोमेटेड मशीन से आवाज आती है, हिंदी में जारी रखने के लिए एक दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2, एंड अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वहां पे तीसरा ऑप्शन मिलता है। यू सेलेक्ट वन ऑफ देम। अगेन इफ आई हैव सेलेक्टेड हिंदी तो उसमें अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा? अगर हम टेलीफोन फोन कंपनी को कॉल कर रहे हैं सिम कार्ड की रिगार्डिंग, तो नया ऑफर जानने के लिए एक दबाएं, रिचार्ज के लिए दो दबाएं, है ना, सिम लॉस हो गया है उसके लिए 9 दबाएं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप उसमें से अपने जरूरत के हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और वो काम करते 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 चला जाता है। तो ये जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस इज नथिंग बट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। यू हैव बीन असाइंड, यू हैव बीन गिवन अ सेट ऑफ लिस्ट ऑफ मेन्यू, ठीक है, और उनकी रिगार्डिंग ऑप्शंस दे दिया गया है कि इस मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप वो बटन प्रेस करते हो वो मेन्यू सेलेक्ट हो जाता है। अगर उसके अंदर अगर कुछ और ऑप्शन भी रहेंगे तो उसको भी ओपन कर सकता है। सो दिस इज वेयर यू हैव यूज्ड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इन योर एंटायर लाइफ। अगेन यू कैन थिंक अबाउट, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, यहाँ तो चलो ठीक है हमारे पास पेन पेपर के फॉर्मेट में आता है मेन्यू। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन आउटर प्लेसेस और हाई एंड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आजकल मेन्यू को टैब में लेकर के चले आते हैं। आपको एक टैब दे देते हैं, आप कस्टमर हो, आप उसमें से अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, मेन्यू को उसी में से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके आई हैव फ्राइड राइस, तो हाउ मेनी क्वांटिटी, 3 प्लेट्स। तो मैंने उसमें मेन्यू का आइटम क्या ऑर्डर करना है और क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है, क्या और कितना ऑर्डर करना है, दोनों हमने उसमें फीड कर दिया। फाइनली जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ऑल डेटा गोज इनटू द सर्वर और या बैकएंड पे चला जाता है और वहां उनके डिस्प्ले यूनिट पे रिफ्लेक्ट कर जाता होगा कि टेबल नंबर XYZ जो है वो हमारा ये है, इसका ये ऑर्डर आ गया है। देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये सारे चीजों को जहाँ पे हम लोग मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं, देयर वी आर गोइंग टू यूज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग और स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट्स का बहुत सारा प्रैक्टिकल यूजेज हम लोग को मिलता है। इनफैक्ट जो प्रोग्राम्स हम लोग इफ एल्स इफ से कुछ प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उनमें से कुछ प्रोग्राम्स स्विच से भी बन सकते हैं। द ओनली थिंग विथ स्विच स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी,
ओके, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं। Switch expression, we open the brackets, then we have cases. Okay, case value 1, it may have multiple statements, ठीक है, and finally each case must terminate with a break. Now this is a new topic, break क्या आ गया। तो ये एक केस हो गया। इस तरह से हम लोग कई सारे केसेस बना सकते हैं, एटलीस्ट आई मस्ट ट्राई। Again, one might have multiple statements, all concluded by break. So इस तरह से हम लोग n नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि सर आप 1,00,000 केस या 10 केस बना करके छोड़ दो। नो, यू कैन हैव n नंबर ऑफ केसेस, एंड फाइनली जब सारे केसेस हो जाएंगे देन वी विल हैव अ डिफॉल्ट वन। डिफॉल्ट में मोस्टली हम लोग एक ही स्टेटमेंट को रखते हैं। यस, यू मे हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड ऑल आर कंक्लूडेड विद द क्लोजिंग ब्रैकेट। So this is how your switch statement must look like. So हम लोगों ने क्या किया, लेट्स से कि जैसे कि मैंने बोला था कि हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2 एंड सो ऑन। If you have 3 options, 1, 2 and 3, 1 for Hindi, 2 for English and 3 for let's say Bangla, okay? So यूजर को हम लोगों ने पूछ दिया, ये ऑप्शन दे दिया स्विच स्टेटमेंट में या स्विच एक्सप्रेशन में आने से पहले कि भाई दीज आर द 3 ऑप्शंस 1, 2 एंड 3, आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा टू कंटिन्यू फर्दर। यूजर लेट्स से सेलेक्ट्स 1, ओके, यूजर सेलेक्ट्स 1, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे वो वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ दैट 1 दैट यूजर हैज सेलेक्टेड, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट वैल्यू, फाइंड अ मैच कि यहाँ जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो किस केस वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। अगर किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच कर रहा होगा तो उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है इस ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्यों लगाया गया? ब्रेक, यू कैन इमेजिन दिस एज अ कंडीशनल टर्मिनेटर। एक कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए एब्रप्टली, कि आगे और वो कंटिन्यू ना करे। एक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए वी मेक यूज ऑफ ब्रेक। So there are two types of things. One is break, second one is continue. Definitely you might have heard about these two keywords, break and continue. Continue क्या करता है? It continues with the condition, ठीक है? और break क्या करता है? कंडीशन को abruptly terminate करने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज कर देते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम 3 केसेस यूज कर रहे थे, 1, 2 एंड 3 फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड बांग्ला रेस्पेक्टिवली, तो 3 ही केसेस होने चाहिए थे और इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होता अगर 1, 2 या 3 में से कोई यूजर सेलेक्ट किया होता। What will happen if user by mistake selects any other option, let's say a 0 or a star or a 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। We only had 3 options, 1, 2 and 3, but user select कर दिया 5 by mistake और जानबूझ करके भी। Then it goes to default. It goes to default. So default will only get executed
when your selection criteria or selection point or selection value is incorrect, or it does not matches with any of the case values. Now what will happen if I don't give a break statement over here? किसी भी केस के एंड में हम अगर ब्रेक नहीं देते हैं, देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज फॉल थ्रू, FALLTHROUGH, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या बोलता है कि अगर आप केसेस के लास्ट में ब्रेक देना भूल जाते हो तो वहां पे क्या होगा, अगर केस 1 एग्जीक्यूट होना था और वो हुआ भी, उसके बाद वो सारे रॉन्ग केसेस को भी एग्जीक्यूट कर देगा इंक्लूडिंग डिफॉल्ट। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, बट अगेन आप इस टर्म को लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और थोड़ा इस पे रिसर्च कर सकते हो। व्हाट इज फॉल थ्रू इन सी और जावा, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप स्विच में केसेस के लास्ट में ब्रेक यूज नहीं करते हो तो होता है करेक्ट केस वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी सारे केसेस को भी एग्जीक्यूट कर देता है, इंक्लूडिंग द डिफॉल्ट, इंक्लूडिंग द डिफॉल्ट। कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। ओके, एनी वन ऑफ यू, सरिता या खुशी या प्रेरणा, एनी वन, आप लोग अगर कोई स्विच स्टेटमेंट से प्रोग्राम पहले किए हो तो कोई क्वेश्चन बता सकते हो? सर एक इजीएस्ट सा मतलब एक कह सकती हूँ बहुत इजी सा प्रोग्राम की यूजर से नंबर इनपुट कराना है, मान लीजिए उनको डे प्रिंट कराना है हमें, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके। तो अगर यूजर एंटर करता है 1 देन ये मंडे है, या 2 करता है तो देन ये ट्यूसडे है। तो ऐसा एक सिंपल सा प्रोग्राम एक कर सकते हैं। ओके, what I'll do, I'll give you all a few questions to try। और ये तो चलो बेसिक सा स्विच एक्सप्रेशन बन गया है। बीइंग मास्टर्स स्टूडेंट, या हम लोग क्योंकि पहले स्विच पढ़ चुके हैं, हम लोग को नेस्टेड स्विच पढ़ना चाहिए। okay? अगर कोई ऐसा कंडीशन बन गया, बिकॉज डेफिनेटली आप जब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, एप्लीकेशंस डेवलप करते हो, बनाने टाइम पे कॉम्प्लिकेशन समझ में आती है। हम लोगों को लगता है कि ओके यहाँ से कुछ उठाया, वहां से कुछ सोचा और इमेजिन करके हम लोगों ने लिख दिया, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि हर बार वैसा ही जैसा हम लोगों ने इमेजिन किया है वैसा ही प्रोग्राम बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या था, हम जो इमेजिन करके लिख रहे हैं या हम जो इमेजिन कर रहे हैं और जिस चीज को लिख रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी लॉट मोर प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। जितने भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं प्लीज ट्राई कीजिए उन सब, और अपने लेवल से भी क्वेश्चंस लेकर के आइए क्लास में कि हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो वन सच क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू ऑल, वो अब या वो मेन्यू ड्रिवन से बन जाए या इफ एल्स इफ से बन जाए, दैट इज अप टू यू ऑल टू डिसाइड कि क्या सर हम इसको किस किस तरीके से बना सकते हैं। आई थिंक मैम ने शेयर कर दिया होगा अब तक। डेफिनेटली उसको सभी कोई ट्राई करेंगे एंड लुक आउट फॉर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। सर हम इसको स्विच से बना लें, इफ एल्स इफ से बना लें, नेस्टेड इफ से बना लें। अब ये बेस्ट सूटेड कैसे सेलेक्ट करते हैं? हम लोग मोस्टली जब एक हाँ, इस सवाल को ऐसे रख सकते हैं कि हम लोग एक मशीन अगर बनाते हैं, लेट्स से लैपटॉप, और अगर एक पेन भी बना रहे हैं, आप कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें रॉ मटेरियल्स लगती है ना। आप इंक लेकर के आए, कुछ केमिकल्स लेकर के आए, मेटल्स लेकर के आए, प्लास्टिक लेकर के आए, उन सबको आपने मर्ज किया, असेंबल किया और एक पेन बन गया, आपने उसको डिलीवर कर दिया। तो आप जब हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हो, फिजिकल प्रोडक्ट, उसमें रॉ मटेरियल्स लगता है, उसका कॉस्टिंग आप निकाल सकते हो कि इंक 25 पैसे का, रिफिल है भाई 1 रुपए का, बॉडी जो है वो 5 रुपए का है। इस तरह से एक पेन 10 रुपए में बिकता है। लेकिन अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनाने दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाने दे रहा है, ये तो कोई फिजिकल, इसमें ऐसा तो हार्डवेयर तो कुछ लग नहीं रहा है।
हम उसको सिर्फ प्रोग्राम्स कुछ टाइप करके दे दे रहे हैं। इसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं? लेट्स से अ बायोमेट्रिक सिस्टम, हार्डवेयर तो उसका है ही कि आप उसमें टच कंसोल में या कैमरा के सामने आप अपना फेस रखते हो तो फेस डिटेक्ट करता है, या फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करके आपका प्रेजेंट या एब्सेंट बना देता है। तो ये तो फिजिकल कॉस्ट तो उसका हो गया, लेकिन उसके पीछे जो आपने प्रोग्राम बनाया कि आपका फेस को डिटेक्ट करे, डेटाबेस से मैच करे, वेरीफाई हो जाए तो अप्रूव करके अटेंडेंस बना दे, ये अगेन ये सारी चीजों को एक डेटाबेस में कहीं पे टेबल ऑर्डर या टेबल फॉर्मेट में रखता होगा। तो इस पे हम लोग कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे? सर इसके लिए 500 रुपया दे दीजिए, सर इसके लिए 25,000 रुपया दे दीजिए। तो कंपनीज कुछ तो इसके बीच पीछे कुछ रखते होंगे ना। लेट्स से एक ऑर्डर आप लेकर के गए टीसीएस के पास, और फिर उसी ऑर्डर को आप लेकर गए इन्फोसिस के पास, डेफिनेटली दोनों में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कॉस्टिंग कौन और कैसे निकालता है? इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कि आपका प्रोग्राम, आपका जो डिमांड है, ठीक है, आपका जो डिमांड है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना आसान है। क्या ऐसा एप्लीकेशन हम लोगों ने पहले कभी डेवलप किया है? अगर किया है तो चलो ठीक है, हमारे पास सेटअप अवेलेबल है, उसमें कुछ माइनर सा मॉडिफिकेशन यूजर को प्रोवाइड करके हम लोग दे देंगे, एक बात। दूसरा, पहले कभी ऐसा डिमांड नहीं आया सर, ये पहली बार ऐसा कोई डिमांड आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में, ये आज से 3-4 साल पहले एक हादसा हुआ था कि किसी बड़े घर के आदमी ने अपने बेडरूम में या हर रूम में उसने फिंगरप्रिंट से अपना लॉक लगा लिया था, डोर लॉक। अब वो डोर लॉक लगा लिए, सो गए हैं किसी मेडिसिन को खा करके, और घर में किसी वजह से आग लग गई और पावर कट हो गया, या फिर किसी रीजन से टेक्निकल ग्लिच के कारण वो फिंगरप्रिंट सेंसर अब काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया। तो एक टेक्निकल ग्लिच के कारण वो आदमी की जान चली गई अनफॉर्चुनेटली। अगर हम लोग इसको किसी तरह से इवेल्युएट कर पाए क्या, कि अगर कोई ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई घर में, तो वहां पे क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली वो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन जो है या लॉक सिस्टम जो है वो अनलॉक हो जाना चाहिए। इसका मतलब है आप घर में उस लॉक के साथ एक फायर सेंसर या हीट सेंसर या वैसा कोई सेंसर लगा रहे होगे डिवाइस, जो कि डिटेक्ट करके उसको मैसेज शेयर करे, इन्फॉर्म करे कि आप डोर को खोल दो। ठीक है ना, ये किसी का लाइफ सेविंग एक एप्लीकेशन बन सकता है। अगर ये टेक्निकल ग्लिच था कि वो लॉक तो कर देता था, लेकिन लॉक को तोड़ नहीं पाता था जब तक कि आप उसमें फिंगरप्रिंट नहीं देते। अब अगेन किसी रीजन से भाई कोई ड्रंक है, कोई किसी ड्रग से ओवरडोज हो गया है दवा खा करके, या बेहोश हो गया किसी रीजन से, तो वो तो अंदर में उसकी मौत हो सकती है। तो अगर इसको हम किसी तरह से डिकोड कर सके तो वहां पे हमारा वो लाइफ सेविंग एप्लीकेशन बन जाएगा। तो इसका कॉस्टिंग कौन और कैसे निकालेगा? ठीक है, तो लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं हमारे पास। आपने एक प्रोग्राम को कितना लाइंस लिखना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोग्राम, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, आप कितनी चीजों को इसमें डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, कितनी चीजों को इसमें डिमांड कर रहे हो। सर हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको 5 मॉड्यूल्स चाहिए। तो जितने ज्यादा आप फंक्शनैलिटीज ऐड करोगे, कॉस्टिंग उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए ऑल्सो सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, एज अ डेवलपर आप कभी नहीं चाहते हो कि हम एक एप्लीकेशन को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड्स को इंक्लूड करें। लॉजिकली अगर हम लाइंस को छोटा कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इफ एल्स इफ वाला प्रोग्राम देखा है ना, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिए तो प्रोग्राम श्रिंक कर गया, लेकिन काम वैसा ही कर रहा। तो अगर हम किसी तरह से लाइंस ऑफ कोड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लॉजिक, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, वो बेहतर या बेस्ट प्रोग्राम या एप्लीकेशन माना जाता है। So this is how one must think about creating or developing an application or writing a program in simple terms.
ठीक है? एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर। Okay. So we were supposed to continue with the class, but unfortunately I'm not well today. So हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हम मैम को रात तक शेयर कर देंगे. आप लोग डेफिनेटली कोशिश करो, फेस्टिव सीजन भी है. I'll not give much of the questions. ट्राई जरूर करना डायरेक्टली सिस्टम पे या कॉपी पे जहाँ पे भी होता है लिख करके कोशिश करें कि आंसर्स या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है हम तक पहुंचे ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू कर सकें एंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद लूप्स ओके सो मैम व्हेन आर वी गोइंग टू हैव नेक्स्ट क्लास मैम इनका नेक्स्ट क्लास कब होगा आई थिंक मैम इज बिजी समवेयर आई डोंट थिंक सो कि अभी फेस्टिवल के टाइम में और क्लासेस होंगे स्टिल इफ यू गाइस वांट हम लोग कल सुबह क्लास रख सकते हैं सुबह या दोपहर में आप जैसा अपने हिसाब से मैम को बता देना ठीक है सो विल स्टॉप ओवर हियर ओके एनी क्वेरीज नो सर। No, sir. ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय थैंक यू सर।